सुप्रभात बच्चों। पिछले क्लास में हम लोग मनुष्य के प्रमुख उत्सर्जी अंग वृक्क या किडनी की जानकारी लिए थे और अंततम क्षण में आपको एक तथ्य बताई गई थी कि वृक्क या किडनी लाखों की संख्या में छोटे छोटे इकाइयों से बनी होती है जिसे वृक्क नलिका या नेफ्रॉन कहा जाता है। वह नेफ्रॉन जो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। आज हम लोग इसी नेफ्रॉन को, जो वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है, की रचना का डिटेल अध्ययन करेंगे और यह काम कैसे करती है इस पर विचार करेंगे। हमेशा यह तथ्य दिमाग में आपके होनी चाहिए कि नेफ्रॉन वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। अब सबसे पहले इसकी रचना का संक्षिप्त विवरण हम दिए थे, आज डिटेल कर रहे हैं। यह नेफ्रॉन पूरी तरह एक कुंडली नुमा नलिका है। ये बिल्कुल आप देख रहे हैं, ये नली है, ऐसे आई यहां तक, ये एक नेफ्रॉन है। हम इसको भाषा के रूप में लिख सकते हैं कि नेफ्रॉन एक कुंडलित नलिका के रूप की रचना है। अब इसके एक छोर को देखिए, एक छोर प्याली नुमा रचना बना रही है जो वोमेन संपुट है, जबकि दूसरा सिरा इसका ओपन है संग्राहक नलिका के रूप में। आइए इसको हम लोग भाषा के रूप में कन्वर्ट करें, धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट पर चलेंगे। मैं बताया था संख्या के बारे में, आप दिमाग में रखें कि एक वृक्क में लगभग 10 लाख के आसपास नेफ्रॉन पाए जाते हैं। फिर मैं आपको अंडरलाइन कर रहा हूं, लगभग 10 लाख नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन वृक्क का क्या है? रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब जैसा कि मैं बताया कि नेफ्रॉन एक कुंडली नुमा रचना है और उसका एक सिरा प्याली नुमा होती है जिसको वोमेन संपुट कहा जाता है, वोमेन कैप्सूल या वोमेन संपुट कहा जाता है, जबकि दूसरा सिरा ओपन है, ये संग्राहक नलिका के रूप में। ये पूरी नलिका का एक सिरा ये, दूसरा सिरा ये। अब इस सिरा में थोड़ी जटिलता है, इसको देख रहे हैं हम लोग। यहां अभिवाही धमनिका के रूप में रक्त आती है और यहां से अपवाही धमनिका के रूप में रक्त निकलती है। लेकिन इस वोमेन संपुट में अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका का जो स्वरूप होता है वो रक्त केशिकाओं के गुच्छे के रूप में, बंच, गुच्छे के रूप में उसकी उपस्थिति होती है, जिसको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। इसी बात को मैं लिखा हूं। वोमेन संपुट में अभिवाही धमनिका और अपवाही धमनिका के रक्त केशिकाओं के गुच्छ पाए जाते हैं, जिसे ग्लोमेरुलस कहा जाता है। अब बच्चों एक बात ध्यान रखने की है कि ये वोमेन संपुट है, ये ग्लोमेरुलस है, लेकिन जब दोनों को हम कंबाइंड बात करेंगे, मतलब ग्लोमेरुलस विथ वोमेन संपुट, तो वह क्या कहलाएगा? मैलिपिगियन कोश या मैलिपिगियन कैप्सूल कहलाएगा। मैलिपिगियन बॉडी भी कहते हैं उसको लोग। तो ये वोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस, ये दोनों मिलकर मैलिपिगियन कोश की रचना करेंगे। अब इसके बाद हम लोग पुनः आगे बढ़ेंगे और उसको भाषा देंगे। अब बच्चों मैं बताया आपको कि ये वोमेन संपुट और ग्लोमेरुलस दोनों मिलकर क्या बनाए थे? मालपेगियन बॉडी या मालपेगियन कैप्सूल। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। यह वोमेन संपुट
आगे नलिका के रूप में बहती है, लेकिन यह नलिका कुंडलित होती है, तेरी मेरी। इसको कुंडलित नलिका कहते हैं। और यही नलिका आगे जाकर एक पास बनाती है, चाप बनाती है, जिसका स्वरूप एक बार डाउन नीचे की ओर और फिर ऊपर की ओर होता है। मतलब ये अवरोही चाप और दूसरा अधिरोही चाप। चूंकि इस चाप का प्रथम अध्ययन हेनेल साहब ने किया था, इसलिए इसको हेनेल का चाप भी कहा जाता है। तो इसमें ये कुंडलित नलिका आगे की ओर बढ़ी और हेनेल का अवरोही चाप नीचे की ओर, अवरोही माने डिसेंडिंग, और फिर अधिरोही ऊपर की ओर अपवार्ड ये बढ़ती है। फिर ये नलिका आगे जाकर कुंडली होती है। अब इस कुंडलित, यहां भी कुंडलित नलिका थी, यहां भी कुंडलित नलिका, लेकिन यहां से इसकी दूरी देखिए तो दूर है, तो इसको दूरस्थ कुंडलित नलिका कहेंगे, जो दूरस्थ कुंडलित नलिका के रूप में संग्राहक नलिका में के रूप में सामान्य संग्राहक नलिका में खुल जाती है। मतलब जो प्रोडक्ट यहां से चला था वह प्रोडक्ट इन सभी मार्गों से होता हुआ संग्राहक नलिका द्वारा सामान्य संग्राहक नलिका को भेज दी जाती है। इसी को भाषा के रूप में देखिए, बोमेन संपुट आगे कुंडलित नलिका के रूप में आगे बढ़ती है ये, और हेनेल के अवरोही चाप और अधिरोही चाप के रूप में एक बार नीचे की ओर और फिर ऊपर की ओर बढ़ती है। हेनेल के इसी अवरोही और अधिरोही मतलब टोटल, इसको हम लोग हेनेल का लूप भी कह सकते हैं। हम दो पार्ट में नहीं करके एक ही जगह कर दें तो उसको लिख देंगे हेनेल्स लूप या हेनेल का चाप कहेंगे। नेफ्रॉन नलिका यहां कुंडलित हुई, मैं वही बताया हूं, आकार कुंडलित आकार ग्रहण करती है, जिसे दूरस्थ कुंडलित नलिका कहते हैं, और यह दूरस्थ कुंडलित नलिका संग्राहक नलिका के रूप में सामान्य संग्राहक नलिका में खुल जाती है। इस प्रकार नेफ्रॉन की रचना का ये डिस्क्रिप्शन था बाय द फिगर, और ये लिपिबद्ध। अब आपको मैं पहले भी कहा था और आज पुनः रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि यह फिगर एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका आप बार बार अभ्यास करें और स्वयं बनाकर असेसमेंट करें कि आप कितना परफेक्ट बना रहे हैं। बायोलॉजी में डायग्राम का विशेष महत्व होता है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें यह इंस्ट्रक्शन होता है कि इसमें आपको वर्णन नहीं करना है, केवल आरेख खींचना है। तो यह एक इंपॉर्टेंट आरेख है जीव विज्ञान में। अब हम नेफ्रॉन के रचना का काम पूरा हुआ, अब हम इसके कार्य पर विचार करेंगे। अब बच्चों हम लोग रचना का जब अध्ययन कर लिए, अब हम लोग अध्ययन करेंगे इसके कार्य का। तो किसका कार्य? नेफ्रॉन का। तो नेफ्रॉन क्या है? वृक्क की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई भी है। इसलिए वृक्क का जो कार्य है उसी कार्य को नेफ्रॉन स्वयं के माध्यम से कंडक्ट करती है। अब वृक्क का क्या कार्य था? मूत्र का उत्सर्जन, मतलब आपके शरीर में जो विभिन्न जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप जो नाइट्रोजनी अपशिष्ट बनते हैं, नाइट्रोजन युक्त जो अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं, उसका उत्सर्जन। तो नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन जो वृक्क के माध्यम से बताया गया है, वह इनफैक्ट नेफ्रॉन द्वारा ही कंडक्ट होती है। कैसे होती है उस पर चर्चा करेंगे। हम सबसे पहले यहां एक आकृति बनाए हैं। सपोज कीजिए कि एक पिचकारी है। जब यहां आप जल का पोटेंसी ज्यादा है और यही प्रेशर के बाद कम व्यास वाले नलिका से गुजरती है, तो यहां इसके फ्लो दूर तक जाते हैं। ऐसा होता है क्यों? क्योंकि इसका जो व्यास है
इसके व्यास से अधिक है। अब यहां थोड़ा समझने योग्य बात है कि अभिवाही धमनिका जो है ये रक्त को लेकर आ रही है, इसका व्यास अपवाही धमनिका जो यहां से रक्त लेकर निकलती है उसकी तुलना में अधिक होती है। ये बहुत फंडामेंटल कंसेप्ट है। अभिवाही धमनिका का व्यास अपवाही धमनिका से अधिक होती है। नतीजा क्या होगा कि जितनी मात्रा में रक्त यहां आएंगे ठीक उतनी ही मात्रा में रक्त निकलेंगे नहीं, और जब रक्त निकलेंगे नहीं तब क्या होगा, यहां एक प्रकार का प्रेशर उत्पन्न होगा, दाब उत्पन्न होगा, और उस दाब के कारण जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ है, अपशिष्ट पदार्थ, वो इसमें आ जाएंगे। निस्यंदन नेफ्रॉन के कार्य को आप दो भागों में बांट सकते हैं, जिसमें पहला काम फिल्ट्रेशन का यहां इस प्रकार होता है। अभिवाही धमनिका द्वारा रक्त लाई गई, अपवाही धमनिका द्वारा निकली, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं निकली जितनी मात्रा में लाई गई थी। स्वाभाविक है कि वहां एक दाब बना, और उस दाब के कारण नाइट्रोजनिक अपशिष्ट पदार्थ क्षण के इसमें आ गए। लेकिन केवल अपशिष्ट पदार्थ ही नहीं आए, कुछ इसमें उपयोगी पदार्थ भी आ गए, कम मात्रा में ही सही। हम माइनस से दिखाना चाह रहे हैं उत्सर्जी पदार्थ को, और प्लस से दिखाना चाह रहे हैं उपयोगी पदार्थ को। तो यहां पर छनने की क्रिया तो हुई, लेकिन छनने के क्रम में जिसको छनना चाहिए था वो तो छना ही, कुछ ऐसे पदार्थ भी छन के चले गए जिनको छनना नहीं चाहिए था। अब दूसरा का स्टेप इसका क्या होता है कि यह धमनिका आगे की ओर बढ़ती है और इसको काफी निकटता के साथ लपेटते हुए आगे बढ़ती है। अब जो उपयोगी पदार्थ है इस अपवाही धमनिका द्वारा पुनः अवशोषित कर ली जाती है, मतलब रीएब्जॉर्प्शन हो जाता है जो उपयोगी पदार्थ हमारे इस नलिका में गए हैं उसमें से। तो कुल मिलाकर नेफ्रॉन का जो कार्य है वह दो भागों में बढ़ता है, निस्यंदन या फिल्ट्रेशन, और दूसरा पुनः अवशोषण या रीअब्जॉर्प्शन। तो आपने देखा कि निस्यंदन किस प्रकार हुई, और अब आगे बढ़ते हुए नलिका में अपवाही धमनिका उसको बिल्कुल लपेटते हुए आगे बढ़ती है, और इसमें जो उपयोगी पदार्थ है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। तो इसको हम पुनः अवशोषण करते हैं। अब जब उपयोगी पदार्थ इसमें पुनः अवशोषण द्वारा अवशोषित कर लिए गए, अब क्या बच गया उसमें, केवल अपशिष्ट पदार्थ। ये अपशिष्ट पदार्थ इस नलिका द्वारा आगे बढ़ते हैं और संग्राहक नलिका के माध्यम से सामान्य संग्राहक नलिका तक पहुंचा दिए जाते हैं, जहां से वह मूत्रवाहिनी के माध्यम से मूत्राशय को चली जाती है। इस प्रकार नेफ्रॉन का कार्य संपन्न होता है। इसको मैं समझ के रूप में डायग्राम से समझा दिया। इसके दो पार्ट हुए, इन दोनों पार्टों को विवरणात्मक रूप में अगले क्लास में बताया जाएगा। आज इतना ही। आप इसको देख रहे हैं, कमेंट भी आ रहा है, लेकिन उस रेशियो में कमेंट नहीं आ रहा है जिस रेशियो में आप लोग देख रहे हैं। आप अपने सुझाव भेजें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।